बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार। कल के प्रोग्राम में हमने 6 जजेस के ख़त के हवाले से एक ख़बर दी थी कि कौन से 3 से 4 ऐसे रिटायर्ड जज साहिबान हो सकते हैं जो इस कमीशन की सरबराही करने जा रहे हैं। उन चारों में एक नाम तसद्दुक़ जिलानी साहब का था। आज वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई। मेरे पास ज़ाती इत्तला ये है कि इस सिलसिले में जिलानी साहब से जो रब्ता किया गया उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ऑन बोर्ड थे। प्रॉबेबली ही हैड अ चांस टू टॉक टू हिम एज वेल। और उसके बाद उनकी यकीन दहानी के बाद उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की। एक अच्छी शोहरत के हामिल रिटायर्ड जज हैं जिलानी साहब, लेकिन पीटीआई ने फ़ौरन उनकी जो नॉमिनेशन है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू कर दिया है। और ये बात शुरू होती है जब 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसमें डिटेल्स बताई गई कैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब से, चीफ जस्टिस से भी 2 बार ख़त लिख चुके, कैसे वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और एजाज़ हसन साहब से मिल चुके, उस वक़्त के सीनियर जज जनाब काजी फ़ैसल से भी मिल चुके। वो कहते हैं 1 साल से ये सिलसिला चल रहा था, इसलिए हम मजबूर हैं ख़त लिखने के लिए। लेकिन इनके जो ओपोनेंट ओपिनियन मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, प्रॉबेबली ड्रिवन बाय सम पॉलिटिकल एड। अगर ऐसा है तो फिर अभी बाकी हाई कोर्ट से ऐसा कोई ख़त हमें देखने को सुनने को नहीं मिला। उसके बाद हमने देखा कि फुल कोर्ट इजलास होता है 2 दिन, और इस बीच में प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अटॉर्नी जनरल के साथ, वज़ीर कानून के साथ, और फिर तय होता है कि कमीशन बनेगा जो कि एक रिटायर्ड सीनियर जज की सरबराही में बनाया जाएगा। और फिर काबीना की मंजूरी के बाद आज वो कमीशन सामने आ जाता है। TORs भी उसके सामने आ गए जो काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है। छानबीन करेगा जी इस खत की, ये कमीशन जो बनने जा रहा है 60 दिन के अंदर छानबीन उन्होंने मुकम्मल करनी है। तायुन करना है कि जो इल्ज़ामात जज साहिबान ने आयद किए वो दुरुस्त हैं या नहीं है। और ये इंक्वायरी कमीशन ये भी तायुन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। याद रहे कि ये तजवीज़ कर सकता है कमीशन, रिकमेंडेशंस दे सकता है, अमल दरामद एग्जीक्यूटिव ने करना है। कमीशन को ये इख्तियार भी हासिल होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकता है। ये जुमला मैंने इसलिए पढ़ा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ ये ख़त ज़ेर बहस नहीं होगा, बल्कि फिर माजी में भी अगर कुछ ऐसे वाक़यात या शिकायत सामने आई हैं तो कमीशन उसे एंटरटेन कर सकते, उसके दायरा कार में ये शामिल होगा। और एक बात जो सबसे अहम ये है कि वाकई काबीना जो इस ख़त पर चीफ जस्टिस से मिलने के बाद हरकत में आई और ये फ़ैसला किया, वो काबीना इन मौजूद 6 जज साहिबान के ख़त में जो एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम है उसकी नफ़ी कर रही है। यानी विदाउट इन्वेस्टिगेशन काबीना अभी तक की दस्तयाब मालूमात की नफ़ी कर रही है, जिसकी वजह से कई हल्के जो हैं वो तशवीश का शिकार हुए कि ये क्या बात हुई, कमीशन भी बना दिया आपने और आप खुद इसकी नफ़ी भी कर रहे हैं। ये है आज की सूरत हाल। शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट देख लें आप, इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब का ट्वीट देख लें, या उसमें साकिब जिलानी साहब जो उनसे मनसूब एक्स हैंडल है, जो उनके साहबजादे हैं, उनके माजी के कुछ बयानात हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनको बुनियाद बनाकर पीटीआई की क़यादत अब इसे मुस्तरद कर रही है। कोयटा बलूचिस्तान बार से जो रद्द-ए-अमल आया उन्होंने तो उस कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेरी अलबत्ता इस प्रोग्राम से पहले सीनियर कानूनदान जनाब चौधरी एतजाज़ हसन साहब से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जो ये कहते हैं कि जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है वो खुद कैसे कमीशन बना रहे हैं। ये तो चीफ जस्टिस अगर इसका इनिशिएटिव लेते, सूमेटो लेते तो वो एम्पावर्ड होता, तो जज साहिबान को उसके यहाँ पेश होने में कोई तामुल ना होता, वो लाजमी पेश होते। अब उनकी राय और इत्तला ये है एतजाज़ हसन साहब की कि रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाले कमीशन में जज साहिबान शायद पेश ना हों। अगर वो पेश नहीं होते तो कमीशन की साख क्या होगी, तो फिर कमीशन क्या फ़ैसला करेगा। ये आज के वो सवालात पेचीदा भी हैं, दिलचस्प भी हैं। हमें ज्वाइन कर रखा है स्टूडियो में मारूफ कानूनदान जनाब मियां दऊ साहब ने। पिछले साल 2 बरस की जो उनकी प्रैक्टिस है बड़ी सनसनीखेज़ रही, बड़े बड़े सर ले गए ये अपनी पटिशन्स के ज़रिए, अपने रेफरेंसेस के ज़रिए। और हमें ज्वाइन कर रखा है मारूफ कानूनदान फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। फैसल साहब, पीटीआई को अगर आप समझें तो क्या अब ये तय कर लें कि उन्होंने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया तो वजह क्या है? देखिए, पीटीआई का तो मुस्तरद करने का तो वही समझ में आता है जो बैरिस्टर गौर खान की जो आया स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि मेमो गेट कमीशन की तर्ज पे या इलेक्शन का जो बाद में नासिर मुल्क साहब का एक इलेक्शन रिगिंग की सूरत हाल पर जो 4 हल्कों का कमीशन था, उस पे मबनी जो है इंक्वायरी कमीशन ने जुडिशल कमीशन बनाना है जो कि हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो और वो इंक्वायरी करें। ये मुतालबा बार एसोसिएशन ने भी किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो लेटर लिखा उसमें भी 3 जजेस का कहा गया, कराची से, लाहौर से, कोयटा से,
इशार से या जहाँ से जो भी मुल्क की मोतबर बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी ये डिमांड किया कि आप जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनसे कराए। लेकिन इसके अलावा पीटीआई साहब मेमो पे तो मुझे याद पड़ता है जस्टिस मुशीर आलम थे, जस्टिस काजी फायसा थे और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान थे गालिबन। जी हाँ बिल्कुल, और काजी फायद साहब ने उसको हेड किया था, उसकी रिकमेंडेशंस भी आई थी बाद में, और अदालत के ऊपर वो मामला जो है अभी भी गालिबन पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो इंक्वायरी कमीशन का पहले से दिया गया, तो मैंने देखा है कि इसको मुल्क के तूल अर्ज में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मासवाए कुछ लोगों के जिन्होंने ये कहा है, लेकिन एक अमूमी तौर पे इसका कोई तासुर अच्छा नहीं आया है, और अमूमी तौर पे इसको जो है वो रिजेक्ट ही किया गया, क्योंकि मिट्टी पाँव कम जो है वो नजर आ रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब एक ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने अपना जो टेनोर है वो ठीक गुजारा है, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है कम होना तो भरा है, ये नहीं हो सकेगा। और ये इस तरह बाकी जो कमीशन है उनकी तरह ये भी कोई रिपोर्ट शायद हम देख सके ना देख सके, से कम पर है ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं बिल्कुल इशारा तो कम पर है। प्रॉब्लम असल में ये है कि एतजाज हसन साहब ने भी शायद इंक्वायरी कमीशन ऑफ एक्ट 2017 जो है वो नहीं पढ़ा, और बाकी कुछ ऐसे लोगों ने भी नहीं पढ़ा जो ये समझते हैं कि हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने नहीं पेश हो सकेंगे। इंक्वायरी कमीशन को मेरे खुद इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है कि ये एक रिटायर्ड जज की सरबराही में होना चाहिए था, लेकिन अब ये आप तो गालिबन चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करें। जी बिल्कुल, मैं ये चाह रहा था कि एतजाज साहब की बुनियादी प्ली ये थी कि हैड इट बीन इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस इट वुड हैव, वो हो गया अल्टीमेट अथॉरिटी। जी, जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने इस सारे इशू को बैक करने के बाद हुकूमत के साथ मुलाकात करके ये कहा कि आप इसको इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, तो इससे ये तासुर कोई बंदा भी इस गलत फहमी में ना रहे कि इसको सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग हासिल नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग हासिल है। और जिसको ये गलत फहमी है कि कमीशन के सामने कोई बंदा पेश नहीं होगा, तो वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है वो पढ़ ले, उसमें बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि इंक्वायरी कमीशन अगर चाहे तो वो वारंट इशू करके भी किसी शख्स को जो है वो अपने पास तलब कर सकता है। और अगर एक बात, ये तो आप उसकी एसेंस बता रहे हैं, एक बात बताएं, जो जज साहिबान सिटिंग है हाजिर सर्विस जी, उनको कोई मसला दरपेश हो तो उनके कॉन्डक्ट के ऊपर बात आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कर सकते जी बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हें कोई मसला दरपेश हो, उन्हें कोई दिक्कत हो रही हो, या उनकी राह में कोई मसला आ रहा हो ड्यूरिंग दी प्रोवाइडिंग द जस्टिस, वो कहाँ जाएं? ऐसा कोई फॉरम है ही नहीं, ना जुडिशल काउंसिल का जो एम्बिट है वो उसे एड्रेस करता है। इसीलिए तो वो खत में ये लिख रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि ये कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि वो गौर करे कि अब जो सूरत हाल में दरपेश है उस पर करना क्या है। तो ये गौर किया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है? नहीं, आइन ने रास्ता दिया हुआ है कि जज साहबान को जब इस तरह का मसला पेश होगा तो जज साहबान ने क्या करना है। अगर इन 6 जज साहबान को आइन नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता मौजूद नहीं है। आइन के अंदर आइन के अंदर आर्टिकल 204 बड़ा वाज़ा तौर के ऊपर लिखा हुआ है, और हम वकला रोजाना की अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ें फेस करते हैं, देखते हैं कि अगर कोई सरकारी अफसर किसी अदालती किसी मुकदमे के फैसले के दौरान किसी किस्म की कोई रुकावट क्रिएट करता है तो मौजूद जज साहबान उसको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं और रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर जारी करते हैं कि इस तौहीन अदालत के केस की फाइल जो है वो सेपरेटली तैयार कर। दाऊद भाई, ये अचानक आया लेटर? क्या मतलब? ये अचानक वन फाइन डे हम उठे तो खत आ गया सामने? जी बिल्कुल। ये आज से साल पहले क्यों नहीं सामने आया? ये आज से साल पहले वो अपनी डिटेल्स लिख तो रहे हैं कि वो उमर अताब बंदियाल इजाजुल हसन साहब से मिले इसी मुद्दे पर। जामी साहब वो लेटर लिख ही नहीं सकते। वो काजी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुछ सवाल ले लेना आप, उस पर ओपिनियन दें। वो उसके बाद जनाब फायज़ा साहब जो सीनियर जज थे उनसे मिले, कुछ नहीं हुआ। बंदियाल साहब ने तो कोई उनकी रहनुमाई नहीं की, जो खत में लिखा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बार मिले, कुछ नहीं हुआ। देन दे रोट दिस लेटर टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिलिब्रेशन के लिए कन्वेंशन बुलाया जाए। जामी साहब, अगर तो 2023 में उन्होंने लेटर लिखा, 2022 में लिखा या 1956 में लिखा, जब भी लिखा, जज साहबान को लेटर लिखने का इख्तियार ही नहीं है। चाहे उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा, चाहे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा, चाहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, खत नहीं वो लिख सकते। आइन के अंदर कहीं इस बात की प्रोविजन आर्टिकल मौजूद नहीं है। काजी फायज़ा साहब भी खत लिखा करते, वो अपने जजेस के बारे में बिल्कुल लिख सकते हैं। गलत था, बट नो, बिल्कुल सही था। वो ये अगर इनके जज साहबान
अब इनका कोई साथी जज इनके साथ कोई इशू कर रहा है और वो जुडिशियल इशू है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल खत लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है जामी साहब, ये बात मामूली नहीं है कि अगर कोई बाहर का बंदा, कोई इंटेलिजेंस अफसर इंटरफेरेंस कर रहा है जो कि काबिल मुजम्मत है, गैर आईनी है, तो अगर ये बात मामूली नहीं है तो क्या इसकी ट्रीटमेंट इस कमीशन के जरिए की जानी चाहिए थी या फिर वाकई गैर मामूली इकदाम करते हुए बड़ा एक एम्पावर्ड कमीशन बनाना चाहिए जैसे एम्पावर्ड कमीशन है क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के 14 जज साहबान की बैकिंग हासिल है, इसको फुल इख्तियार हासिल है। और फिर मैं बड़ी मजे की आपको खबर बताऊं, मैं और आप और तहरीक इंसाफ ये तनकीद कर रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। भाई हाई कोर्ट के जज साहबान इस कमीशन के सामने पेश होंगे, आप देखिएगा पेश होंगे, वो पेश होंगे और आप देखिएगा वो अपने सारे एविडेंस वहां पर देंगे। मेरी तो इत्तलाती शायद पेश ही ना हो। नहीं, वो पेश होंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूं। फैसल साहब, आप ये जो ओपिनियन दे रहे हैं दाऊद साहब के खत लिखने का मजाज ही नहीं है जज साहिबान, तो वो क्या करते फिर? इतना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उन्होंने बयान कर दिया खत में, उसके बाद क्या करते वो? नहीं, जज पूरा अख्तियार है अपनी जो हायरार्की में चीफ जस्टिस को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें जुडिशल कन्वेंशन बुलवाया है और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये मामला हमारे दरपेश आ रहे हैं और इनकी हमने इतला पहले जो है अपनी हायरार्की में अपने चीफ जस्टिस को भी दी है लेकिन कोई मामला एड्रेस नहीं हो सका, लिहाजा आप जो एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं या कि तमाम जज साहबान जो हैं इकट्ठे हों और फिर इसके मसले का कोई हल निकालें। बात यह है कि जामी साहब, ये मसला जो है जज साहबान मुतासरा अफ्रीकैन है, उनके ऊपर जो एक प्रॉब्लम आई है, अगर मैं बतौर वकील समझता हूँ कि मेरी रिजॉल्ट इंतजामिया के खिलाफ जो मेरा रिजॉल्ट जो है वो अदालतें हैं और अगर अदालतों के साथ ये होगा तो फिर हम अपने मामला तो कहीं और लेके जा नहीं सकते। जहाँ तक ये बात है, मैंने सुनी ओपिनियन, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तौहीन का आप तौहीने अदालत का आपने नोटिस दिया, एक जीसी को इस्लामाबाद वाले को तौहीन अदालत की सजा हुई भी है तो अभी तक वो काम कर रहा है ना, क्यों जी नहीं ऐसा? कॉन्विक्ट तो है वो, जब तक उनकी जो है वो खत्म हुई है, वो जो सजा है वो तो उन्होंने दी है, उसकी सस्पेंड करने की है। अगर सजा ही सस्पेंड हुई है ना, लेकिन सजा सस्पेंड करने से किसी को जो सजा मतल तो नहीं, अब मतल होने से वो उसका जुर्म तो साफ हो जाता। प्रिंसिपल ये है कि जब तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन एक बंदा जो कॉन्विक्ट है वो अभी एक काम कर रहा है। इसके अलावा आपने सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 3 दिन पहले बेल दी है वो कुछ लोगों की, डीसी पिंडी ने उनको फिर डिटेन कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो ऐसे मामलात के ऊपर फिर जज साहबान किधर जाएंगे और हम किधर जाएंगे? बुनियादी तौर पे इंतजामिया की मुदाखलत का जो मसला था, शिकायत तो जामी साहब इंतजामिया के खिलाफ है। अगर इंतजामिया ही एक कमीशन बनाए और उस कमीशन की जो है वो प्रोसीडिंग जो है उनके ऊपर अमल, कितने अपना कमीशन बने, आज तक किसी कमीशन की रिपोर्ट आई है आपने कभी सुनी है? 1-2 जो जुडिशियल कमीशन बने हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर है, उनकी रिपोर्टें भी आई, वो उसके ऊपर अमल दरामद खैर कोई हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो जुडिशरी को आपने बांध के रख दिया है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसको ब्रश साइड। सादा सी बात, अगर आप इन 6 जज साहिबान का जो खत है उसमें लिखे इवेंट्स को देख के आपकी ये ओपिनियन है, डोंट यू थिंक सो कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, जो सवाल वो उठाते रहे, वो भी दुरुस्त था? शौकत सिद्दीकी के साथ जो हुआ है उनको कौन डिफेंड कर सकता है? देखिए, उनके साथ भी तो ये मामला हुआ, उस वक्त तो जज साहबान ने तो फिर एड्रेस जो है उनका उस वक्त नहीं हुआ। अभी 204 का नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? जब शौकत सिद्दीकी साहब की कंटेम्प्ट एप्लीकेशन डिसाइड की तो बनता नहीं था कि 204 का नोटिस देकर उन लोगों को बुलाते? नहीं, वो जो बेसिक सवाल था ना वो अनएड्रेस्ड है। जिन लोगों पे इल्जाम लगाया शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, वो एग्जैमिनेटेड तो हो गए उस डिसीजन में, लेकिन उसमें क्या निकल आया जी दाऊद साहब? अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका तो उन्हें कहाँ से मिलेगा? वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को असूली तौर के ऊपर चाहिए था कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया जाता और वो इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी करती। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जामी साहब, जो बात जायज़ है वो बिल्कुल जायज़ है। तो यहाँ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर लेती? नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी इंक्वायरी कर नहीं सकती ना, इस लेटर की, इसके क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो जज साहबान के खिलाफ इंक्वायरी करनी है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि हम इस लेटर को तस्लीम कर लेते हैं। जैसे अदालत के अंदर हम जब कोई दरख्वास्त डालते हैं तो या वो मंजूर होनी है या वो मुस्तरद होनी है, ये 2 रिजल्ट होते हैं ना जी। मैं, फैसल साहब और आप दोनों फर्ज कर लें हम सारे जज हैं,
इस खत की रोशनी में हम सारे जज इकट्ठे होके हमने जुडिशल कन्वेंशन बुला लिया, जलसा कर लिया और तकरीरें कर ली हैं, तो क्या इससे इंतजामिया की मुदाखलत खत्म हो जाएगी? वो उस खत से ये साबित कर रहे हैं कि हुजूर जोरदार खटखटाना था, खटा लिया, जहां जाके माथा टेकना था टेक लिया, मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए डिलिबरेशन के लिए कन्वेंशन बुलाएं ताकि ये गौर किया जाए कि हमारे पास इस मुद्दे को एंटरटेन करने के वसाइल और जो नज़ीर हैं वो कम हैं। जी, उसके लिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैंने पहले भी गुजारिश की कि आइन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं कि जज साहबान ने जब इस तरह का मसला दरपेश आएगा तो उसको कैसे डील करना है। 204 के अंदर लातादाद ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें सरकारी फैसल साहब, यानी इन 6 जज साहिबान को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था? फिर नहीं इल्म था। जो मियाँ साहब जो नज़ीर दे रहे हैं, जो जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। जी नहीं सर, देखिए ये तो अब मियाँ साहब बादशाह आदमी है, मियाँ साहब कुछ भी कह सकते हैं। मियाँ साहब को कोई रोकना नहीं जमया, मियाँ साहब बादशाह आदमी है, तो ये तो उनसे ज्यादा आपको पता है। ये बाबर सत्तार साहब की एलिवेशन की तरीके इंसाफ ने मुखालफत की थी, अली मोहम्मद खान उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ थे, जहांगीर साहब की भी, और ये भी अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी मुझे समझ में नहीं आती, वो भी तदब्बर और तदबीर से जो है वो बिल्कुल आरी एक उनकी स्ट्रेटजी है। उनके जो मुंतखब सेनेटर हैं वो कोई और लाइन लेते हैं, उनकी कोर कमेटी कोई और लाइन लेती है, और जो उनका बंदा उठता है वो अपनी अपनी मर्जी की बस उसकी वजह ना उनको पीटीआई को अब आप जैसे रोशन कानूनी दिमाग और मियाँ साहब जैसे कानूनी दिमाग जो दस्तयाब नहीं है। मैं फैसल भाई से आपकी इजाज़त से एक क्वेश्चन कर लूँ प्लीज? फैसल भाई, मैं बड़े अदब से, आप बड़े भाई हैं, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था क्योंकि हम दोनों लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। क्या हमें इन जज साहबान को ये नहीं चाहिए था कि जो भी ISI का अफसर या जो भी इंटेलिजेंस का अफसर या एग्जेक्टिव का अफसर मुदाखलत कर रहा था तो एक दफ़ा उसको तौहीने अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर देते? सजा देने वाला मसला बड़ा अलग था, और उस शोकाज नोटिस को, एक जुडिशल ऑर्डर को अपने चीफ जस्टिस को भी भेज देते और उसकी कापी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी अरसाल कर देते और वजीर आज़म को भी अरसाल कर देते। एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए अगर ये मामला हाईलाइट होता तो मैं और आप इन जज साहबान के साथ खड़े होते? बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मैं तो जज साहबान के साथ आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा। जिनके साथ ज्यादती हुई है मियाँ साहब, वो तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जो गुजरी है उन पे गुजरी है। हम और आप जो है वो तो रायज़नी कर रहे हैं किसी जुडिशल ऑर्डर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, देखिए मेरा ख्याल में कि जो तौहीन अदालत का मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं कि हुआ क्या है कि कंटेम्प्ट में आप जो मर्जी कर लें, कोई टस से मस नहीं होता। जब इंतजामिया देखिए, जुडिशरी के पास कोई फोर्स तो होती कोई नहीं है, उनके पास क्या होता है, एक इखलाकी ताकत होती है कि जज है, एक निज़ाम है ना, तो निज़ाम में इंतजामिया जो है आइन में उसमें उनके साथ तावन करने पे पाबंद है। ठीक है जी। अगर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक और भी फंक्शन है ना जो नहीं ज्यादा डिस्कस करते, वो है कि ज़ाब्ता इखलाक बनाना है। फिर आप ज़ाब्ता इखलाक जो जजेस का बनाते हैं, अब शौकत सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने बाहर से स्पीच की और वो फारग हो गए। मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए। कोई हाल जो है तो ये कार मुतय्यन करना, अगर यही प्रेसिडेंट तो यहाँ फॉलो किए जाने का खदशा है फैसल भाई। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने वेट किया, जब वो सिद्दीकी साहब को जजमेंट आया तो उन्होंने लिखा है कि आपने सिर्फ इंक्वायरी का तो नहीं कहा, इसी खदशे की वजह से, इसी खदशे की वजह से तो ये बड़ी बारीक बात की इन्होंने, सुनिए क्या कह रहे हैं आप। तरीके इंसाफ का सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत करने की वजह सिर्फ ये है कि इनको नजर आ रहा है कि इन्होंने जो गेम सेट की थी खत्म होने जा रही है। गेम सेट पीटीआई ने किया, ये 6 जजेस का खत के पीछे पीटीआई है। ये 6 जजेस के खत के पीछे पीटीआई। वो कैसे? मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में बड़ी स्पेसिफिकली इन चीजों को नरेट करके ग्राउंड लिया। जामी साहब, कोई बुनियादी इंपेरिकल एविडेंस तो दें, आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी मैं गुजारिश कर रहा हूं ना कि या तो तहरीके इंसाफ के जितने भी मुकदमात इन जज साहबान के सामने लग रहे थे, या तो उन सब के अंदर मुदाखलत हो रही थी, या तो उन सब के अंदर मुदाखलत हो रही थी, या किसी में नहीं हो रही थी। इन जज साहबान ने इमरान खान साहब को मुसलसल अपनी हदूद से, कानून से हटकर रिलीफ दिया। मुदाखलत फिर भी ISI कर रही है। कानून के अंदर, जेल मैनुअल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं है। किस केस में दिए? किस केस में दिए पूछ रहे हैं? जेल मैनुअल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं है कि एक कैदी को उसकी मर्जी की जेल बनाकर दी जाए, वहाँ पर आसाइशें फराहम की जाएं, वहाँ पर एक्सरसाइज मशीनें दी जाएं, 7 दिन के लिए मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, उसको सियासी जमात वहाँ से चलाने की इजाज़त दी जाए। ये जेल मैनुअल्स में कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन ये इमरान खान साहब को इन हाई कोर्ट के 6 जज फैसल साहब पूछ रहे हैं किस जज ने ये फैसला?
ये मेरा ख्याल है कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का या अरबाज साहब का ऑर्डर था। मैं इसको रिकन्फर्म कर दूंगा। लेकिन वो आप कंफर्म है कि इन 6 में से दिया किसी ने? इन 6 में से दिया गया। अच्छा जी जी। इनमें से मैं और फिर भी आपको उन्होंने बता मुदाखलत देता की है। हूँ, किसी जज ने कोई रिलीफ इतना नहीं दिया। मुझे बताएं, अगर एक इलाके में मेरे ऊपर 100 केस हो जाता है फ्रिवलेस, ठीक है, एक ही मौके पे एक ही वक्त पे आप जो है पूरे पाकिस्तान में एक बंदे के ऊपर FIR कराए जा रहे हैं, ठीक है, और उसको आप बिला सोचे समझे और एक ही किस्म का रोल दे के एक ही वक्त में, जामी साहब, एक ही वक्त में कोई बंदा इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब बात यह है अगर एक ही बंदे के इश्तिहार दिलाने के ऊपर मियांवाली में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में फौज के ऊपर हमले हो सकते हैं, तो FIR क्यों नहीं हो सकती? जहूर अलाई साहब थे, जहूर अलाई और अब्दुल सत्तार न्याजी केसेस के जब आए ये 70 में, तो उस 70 की दहाई में ये मामलात होते थे। अब ये तो जो बेल देना है, बेल देना कौन सा रिलीफ है? बेल तो हर किसी को मिल जाती है। मियां साहब को बेल जब बाहर गए थे मियां साहब, तो बेंच में कौन था? अपना अतर मिर्जा साहब के साथ मोहसिन कियानी साहब थे। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था, नवाज शरीफ को ऐसी कोई जमानत नहीं मिली थी कि आइंदा कभी किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। ये सहूलत सिर्फ इमरान खान को पाकिस्तान में दस्तयाब हुई है। तो इशू ये है कि ये रिलीफ देने पे जजेस के ऊपर आप करें, एक दिन एक बंदा रिलीफ देता है। अब ये जो फंडिंग वाला केस, ये जो फंडिंग वाले केस में नहीं रिलीफ मिला अपना PTI नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। मैं इसी बात पे सवाल मियां साहब से करना चाह रहा हूँ कि महज इस क़यास राय के ऊपर, फैसल साहब, मैं इस क़यास राय के ऊपर कि जी चूंकि गालिबन इन 6 जज में से किसी एक ने इनको कुछ बेल दे दी या जेल में कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, ये 2 जो बातें हैं, इस क़यास राय के ऊपर आप ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि PTI बैग्ड ये लेटर है किसी एक जज ने नहीं। अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दें तो मैं आपको इन जज साहबान की मैंने आज, और वैसे भी हरज क्या है अगर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का आप कानून में सेहत के मसाइल हैं, 70 इयर्स प्लस, जामी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, अभी आप परवेज लाई साहब की तबीयत बिगड़ी है, कानून अलग हो गया, तबीयत बिगड़ी है ना, जब एक मरीज की या एक जेल में जो शख्स कैद है, आप मियां नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स कम हुए थे? जी बिल्कुल। तो क्या हुआ था फिर? इनकी हुकूमत ने, इनके डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर्स ने वेरिफिकेशन करने के बाद उनको बाहर जाने की इजाजत दिया था ना जी। तो इसका मतलब है कि एक बंदा जिसकी उम्र रसीदा हो, अगर उसकी कोई तिब्बी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तो उसको एक इंसानी बुनियादों पर हमारा आइन कानून उसके हकूक की वो बुनियाद पे आप कैसे कह रहे हैं कि जी ये वो इंसानी हकूक एक आम कैदियों को दस्तयाब क्यों नहीं है सर? उन आम कैदियों को भी वहां पे एक्सरसाइज की मशीनें दे, उन आम कैदियों को भी वहां पे सियासत करने की इजाजत दे। ये कम करो ना, एक पिटीशन है भी पा दो। मुझे लग रहा है, एक पिटीशन पा दो डालनी चाहिए कि वो जो हफ्जाबाद से शबीर साहब कैद हैं 10 साल के लिए, उनको भी ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात का हामी हूं। अगर इमरान खान साहब के लिए ये कुछ जज साहबान जो हैं वो मुकम्मल सहूलतकारी कर सकते हैं, तो फिर ये सहूलतकारी तमाम कैदियों के लिए क्यों जी? फैसल साहब, ये कोई गुनाह है कि अगर उन्हें मशीन मिल गई है या उन्हें कुछ जेल की दीवार तोड़ के थोड़ा चहलकदमी का मौका मिल गया, ये कहां से गुनाह है? भाई ये कानून में नहीं लिखा हुआ। गुस्सा है मियां साहब को, कट दो, केड़ी गल है, कोई बुनियादी गल ही नहीं, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। वो मियां साहब गुस्से में आ जाते हैं, कह देते हैं बातें। मियां साहब को मैंने कहा ना डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए जज साहबान के मुकदमात की। अच्छा, और सर सबको मिलती है भाईजान, सारे उधर जेल मैनुअल के साथ ट्रीट होते हैं। मियां साहबान के साथ आपको पता है उस वक्त भी देखें रूल 342 और रूल 348 है जेल मैनुअल का, उसके तहत फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर MNA, इवन पोस्ट ग्रेजुएट को सर्टेन फैसिलिटीज मिलनी है। B क्लास जिसको हम कहते हैं, वो B क्लास मिलती है, उसमें टीवी मिलता है, मेज कुर्सी मिलती है, लिखने को कागज पेंसिल मिलती है, ठीक है सर, और वो जो है फॉर्म की सहूलत होती है, PCO ये मिलती है, सारा एक्सरसाइज मशीन नहीं मिलती। फैसल भाई उसके कहने के ऊपर बैरक को बड़ा नहीं किया जाता, जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा हुआ फैसल भाई। उसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह यह है कि जेल अथॉरिटीज ये कहती है कि इमरान खान साहब को हम दूसरे कैदियों के साथ नहीं रख सकते, वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनके ऊपर हमला होने का। ये जो अभी 2 हफ्ते जेल के अंदर मुलाकातें बंद रखी है, भाई आपने खुद बताया 3 बंदे वहां से बरामद हुए हैं, वहां से 3 बंदे बरामद हुए, ऐसी सूरत भी उनकी सेहत को खदशात लाक हुए, आपने खारदार बाड़े वहां पे लगा दी, वो मीडिया की गाड़ी 1.5 किलोमीटर इमरान खान की सेहत को खदशात लगा गया, इसलिए उनको एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए। उनकी सेहत को खदशात लगा गया, इसलिए उनको देसी मुर्गा दिया जाए, देसी घी में पका कर। वो देसी, ये सुन लें, देसी मुर्ग के पैसे वो अपनी जेब से दे रहे हैं मियां साहब, नहीं वो अपनी जेब से दे रहे हैं। बाकी कैदी भी दे देंगे, बाकी कैदियों के लिए भी ओपन करें, बाकी कैदियों के लोग अपने घरों से अपने कैदियों के लिए सारी चीजें ले आएंगे। अच्छा, वैसे फैसल साहब वैसे एक बात का जवाब तो दें, अपनी बारी थी जब
तो कहा जाता था मैं वापस जाके इनकी जेल से ऐसी उतराऊंगा। याद है आपको अमेरिका में खान साहब की शोरा आफाक तकरीर, और तब जो बातें की, और तब मियाँ साहब क्या डेली लोगों से मिल सकते थे? इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली शायद जुमेरात के दिन या हफ्ते के दिन उनको मुलाकात की इजाज़त होती थी। ये बातें भी तो अपनी जगह फैक्ट्स हैं ना। अभी भी 2 दिन है, अभी भी 2 दिन है। और मियां साहब और अदालतें जो है वो मुसलसल ऑर्डर और कोर्ट ऑर्डर के ऊपर वो अलग से जाके मिलते हैं। मैं आपको मुकदमात की डिटेल बता वो दूं। कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर पे इसके अलावा जाके अलग से मुलाकात की इजाज़त है। यही तो एतराज है हमारा सबसे ज्यादा। सर वो 200 केस भी तो किसी के ऊपर नहीं है ना भाईजान, आपकी 200 जगह के ऊपर हमले भी किसी और ने नहीं करवाए फैसल साहब। 200 जगह के ऊपर हमले भी किसी ने करवाए, वो इमरान खान ने करवाए हैं। ओह यार ये तो एक एवं वो एवं क्या बात है, हमले करवाए हैं उन्होंने। अच्छा कैसी बात करते हैं फैसल साहब, फैसल साहब, लेट मी वाइंड इट अप सर। वो बुनियादी सवाल मेरा ये था आपसे, जरा ब्रीफ सा कमेंट कीजिएगा कि ये काबीना सरकार और जनाब चीफ जस्टिस की मुशावरत से ये मिशन बन गया है जिलानी साहब की सरबराही में। डू यू थिंक समथिंग कमिंग आउट ऑफ द कमीशन फाइंडिंग्स, और कुछ वाकई कंक्रीट हमें शायद मिलेगी कि तायुन होगा, कार्रवाई होगी, या आप दिल हार बैठे हैं अभी? मेरा ख्याल में तो सर होनी चाहिए, तो सदक जिलानी साहब से उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन आसार नजर नहीं आते। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए इसमें कुछ ज्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ कि इसमें से कुछ निकलेगा। और रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजेस को, हाजिर सर्विस जजेस से कुछ नहीं हो रहा। एक रिटायर्ड जज जो है वो क्या करेगा, जितना भी वो नेक नियत भी हो, क्या इस कमीशन के सामने ये 6 जज साहिबान पेश होंगे? ये पेश हो भी रहे हैं, और आप पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात की उम्मीद रखें कि ये 6 जज साहिबान इनके सामने पेश भी होंगे। और इस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी हुई, चाहे किसी एग्जीक्यूटिव के अफसर के खिलाफ हुई या इन जज साहिबान के खिलाफ हुई, वो आपको अमल दरामद होती हुई नजर आएगी। क्या वो फिगर आउट किया जा सकेगा एग्जीक्यूटिव में वो कौन से लोग थे जो ये कर रहे थे मुदाखलत? ये बारे सबूत जो है वो ये जज साहबान के ऊपर है। ये जज साहबान ने लेके आनी है, चेन साबित करना है कि फलां एग्जीक्यूटिव का ISI का अफसर था, और अगर वो साबित कर गए उसका काउंटर जवाब लिया जाएगा। अगर वो साबित कर गए तो वो ISI का अफसर आपको उसके खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड होती हुई नजर आएगी। ये इस इंक्वायरी कमीशन की फैसल साहब यानी गोया फिर ना ही समझिए। ना 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 मिट्टी पाव भाईजान, मिट्टी पाव नहीं मियां साहब अलबत्ता बड़े ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम हैप्पी। मैं उनसे बड़ी साहब ने मैं क्या इजाजत है हर काम हर गल करन दी मियां साहब कर सकते। फैसल भाई तुसी मेरे वास्ते दुआ करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ और इस पूरे खत दे पीछे असल वजह तक पहुंच के दिखावांगा। अल्लाह पाक मेनू अच्छा वैसे एक बात बताएं, सिर्फ पीटीआई पीछे है? सिर्फ पीटीआई सिर्फ जी, सिर्फ एक पीटीआई और एक 190 मिलियन पाउंड वाला बंदा। मैंने अपनी पिटीशन में स्पेसिफिक ग्राउंड लिया जामी साहब, ये महज इत्तेफाक नहीं है। अच्छा क्या ये बात भी दुरुस्त है कि इस खत के बाद ये तवक्को थी कि बाकी हाई कोर्ट से भी कुछ खत लिखे जाएंगे जो तवक्को पूरी नहीं हुई? ना, मैं अगर आप इसको थोड़ा सा कैनवस के करेंगे तो ये इत्तला ज़रूर थी कि माजी के कुछ फसादी जजेस जो रिटायर्ड हो गए हैं वो उन्होंने राब्ता किया, और मैं लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज साहबान में से उन्होंने राब्ता किया, उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि आप भी ऐसा कोई खत लिखें। 2 ने रिफ्यूज कर दिया, फौरी रिफ्यूज कर दिया। एक इसमें से वो तो नहीं है जिनके विग नुमा बाल है? अल्लाह आपका भला करे। मैं वैसे पूछ रहा हूं, कयास रही कर रहा हूं मैं तो। मैं आपसे कुछ नहीं, मैं आपको ये जज साहबान की केसेस बता दूं इमरान खान साहब की, आपका बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था सारी। चले अब वक्त हो गया, वक्त हो गया। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। नाज़रीन एक ब्रेक। डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। बड़ी अहम शख्सियत जिनको हमने दावत दिया इस प्रोग्राम में बात करने के लिए तफसीली। वजह यह है कि सियासी तकसीम है, अफरा तफरी है, वकला तहरीक की जानकारी मिल रही है, जजेस का ख़त सामने आ रहा है, धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, एक दूसरे के सियासी वजूद को तस्लीम करने से सियासी जमातें इनकारी है। 9 मई का वाक़या है, उस पर सज़ाएँ आयद होना शुरू हो चुकी हैं। मुल्क मुआशी तौर पर मुसलसल अबतरी का शिकार है और मुआशरा भी तकसीम का शिकार है। इस बीच में बड़ी चंद आवाज़ें हैं जो अभी भी मुफाहमत की बात कर रही हैं, कोई मिल बैठने की बात कर रही हैं, कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू कर रही हैं। वन ऑफ देम इज़ मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है, मैं आपका क्या तारुफ अब करवाऊँ। ये इतना बता दूँ कि ये जो रिसेंट पास्ट में जितनी भी एफर्ट्स हुई, चाहे वो मियाँ साहबान का दौर हो, इमरान खान साहब का दौर हो, तो उसमें जो मुफाहमत की, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात या कोई फार्मूला ओरिएंटेड जो मुहिम चलाई वो दुरानी साहब ने चलाई। किस हद तक कामयाब हुई, किस हद तक नहीं, वो हमारे सामने। लेकिन ही इज़ एक्टिव अगेन। ये चाह रहे हैं कि लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लाएं और मुल्क को जो तकसीम का और माशी अबतरी का सामना है उसमें से कोई हल निकले। सबसे पहले सर, अब तो जब मैं आपसे 2-3 दिन पहले मुखातिब हुआ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, तब तक तो हमने सियासत और मईशत पर बात करी।
बीच में आ गया प्रेम पत्र, उसके ऊपर बन गया इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड जज साहिबान का। कोई पार्टी उसे तस्लीम कर रही है, कोई नहीं कर रही। डू यू थिंक कि इस कमीशन से कुछ बरामद भी होगा या ये बस वजारत कानून की फाइलें भरी जाएंगी? देखिए, एक होता है जस्टिस और एक होता है कानून। जहाँ पे कानून, आइन जस्टिस के लिए काम करता है, वहाँ इंसाफ होता है। जहाँ आइन, कानून के लिए काम करता है, वहाँ सिर्फ विटनेस होती है और गवाही होती है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान उस दौराहे पे आ चुका है जब यहाँ कानूनी मार अब आवाम को नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। नहीं, अब इंसाफ देना पड़ेगा और वो नज़र आना चाहिए। और इंसाफ वो होता है जो आपने कह दिया कि वो सिर्फ होता नहीं है, वो नज़र भी आता है, महसूस भी होता है और अपना आप को मनवाता भी है। तो हो तो रहा है। 9 मई में 51 लोग हैं गुजरांवाला में जिनको 5-5 साल की सजाएं हो गई। ये इंसाफ नहीं है। देखें, इंसाफ तो जिनको सजाएं हो गई वो तो इंसाफ हो गया, चले मान लेते हैं। अभी आगे भी अदालतें बाकी हैं। जो जेल में पड़े हुए हैं, ठीक है जी, उनको कब इंसाफ मिलेगा? जितनी देर वो जेल में है उसका कौन हिसाब देगा? और दूसरी बात जो अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख 76 साल तारीख, इनकार आइन से लेके तौहीन आइन तक की तारीख है। ठीक है जी, हमने पहले 24 साल तक इनकार आइन किया अक्सरियत को ना मान के। उसके बाद अब 52 साल से हम तौहीन आइन कर रहे हैं अवाम को ना मान के। अवाम को ना मान के। अब क्या हुआ है कि 8 फरवरी को अवाम ने अपने आप को मनवाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने आप को मनवा दिया है, लेकिन तौहीन हुई है उनकी। तौहीन हो रही थी, अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी तौहीन नहीं होने देंगे। आपने पूरी कोशिश की कि उनसे उनके वोट का हक छीन लें, उनसे उनके इजहार का हक, उनसे उनके अपने वोट के इस्तेमाल का हक, जो आपने 76 साल से छीना हुआ था। वोट सिर्फ और सिर्फ ताकतवर को दिया जा सकता था और उसको दिया जा सकता था जिसके लिए इशारा मौजूद हो। अवाम ने तमाम इशारों को तोड़ते हुए सिर्फ सबज इशारे के ऊपर जो है ठप्पा लगा दिया कि अब अवाम उसी इशारे को मानेंगे जो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। इस हकीकत को, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो, अवाम को, आप इस हकीकत को आज भी मानने से इस मुल्क की इशराफिया और इस मुल्क की इंतज़ामिया इनकारी है। लेकिन ये उन्हें पता होना चाहिए कि जब अवाम, नौजवान, औरतें और सवाद आज़म जब कोई फ़ैसला दे देता है तो फिर उस फैसले को रोकना, उस फैसले का रुख मोड़ने वाले बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो तूफ़ान में खसो खशाक की तरह बह जाता है। अगर हल की बात करें तो इब्तिदा फिर कहाँ से होनी चाहिए? देखें, इब्तिदा दुनिया की तारीख में एक ही जगह से होती है। वो कहाँ से? वो होती है रिकन्सिलिएशन से। Who will start it? और जमहूरियत से। Who will initiate? देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मफाहमत शुरू नहीं करेंगे, ठीक है जी, तो फिर एनार्की होगी। अगर आपने मफाहमत नहीं करनी तो फिर एनार्की होगी। मफाहमत करना, आप पूछें जिम्मेदारी किसकी है? मफाहमत करना सियासतदानों की जिम्मेदारी है और जो सियासतदान इससे इनकार करेंगे वो बीवी, बच्चों, ख़ानदान समेत एलिमिनेट हो जाएंगे सियासत के मैदान से। उनके लिए ना सियासत में कोई गुंजाइश रहेगी ना आवाम में। मैं अक्सर सियासतदानों से जब हम बात करते हैं, मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, तो ऑन एयर भी ऑफ एयर भी जी बिल्कुल रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, डिफरेंसेस के साथ कोई बेसिक एजेंडे पे बैठना चाहिए। बट हु विल इनिशिएटेड, इसका जवाब कोई नहीं देता मुझे। देखें, इसको इनिशिएट अवाम ने कर दिया। अवाम ने आपस में रेकनसाइल कर लिया है, अवाम ने आपस में इत्तेहाद कर लिए, उन्होंने आपस में एका कर लिया। आपने सब कुछ उनसे छीन लिया, फिर भी उन्होंने अपना वोट डाल दिया। कर लें जो करना है, ठीक है जी। उन्होंने अपने एके से, एकता से साबित कर दिया कि उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर बाहमी तौर पे, वो अवाम जो हर फिरके और हर तकसीम में बटे हुए थे, उनकी अक्सरियत ने अपने इत्तेहाद का इजहार और ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान को समझने के बाद सियासतदानों को चाहिए कि वो पीछे हटना सीख लें, वरना उल्टे हो जाएंगे। एक कदम पीछे हट के आगे बढ़ा जा सकता है ना। कैदियों को रिहा करें? कैदियों को रिहा नहीं करें, अपनी ज़मीर को रिहा करें। वो कैसे?
हाँ, अपने ज़मीर उस वक्त रिहा होगा जब सच को सच कहेंगे, जब फॉर्म 45 को मानेंगे 47 की जगह, जब आवाम को मानेंगे। हुकूमत मुक जाएगी, तुसी की गल कर रहे हो। हुकूमत कितने दिन रहेगी? हवा में जो आशियाना जो शाख नाजुक पे होगा ना पायदार होगा, वो आशियाने जो शाख नाजुक पे होगा ना पायदार होगा। ये जो आशियाने जो शाख नाजुक पे भी नहीं है, जो हवा में उड़ रहे हैं, ये वो उड़ते हुए कटी हुई पतंगे हैं। 2-3 साल तो चलेगी ना हुकूमत। हुकूमत 2-3 साल चले या 2 महीने चले या 4 महीने चले, इज्जत से नहीं चलेगी। इज्जत से नहीं चलेगी। वैसे आपको कितना अर्सा चलती दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने तो बड़े ये बात पहले भी कही थी, दोबारा कह देता हूँ, जब चलना शुरू करेगी तो मैं बता दूंगा कितना। जब चलना शुरू करेगी, अभी तो लटकी हुई है। अभी लटकी हुई है, अभी लटकी हुई है, चलना शुरू नहीं किया। हाँ, जब चलना शुरू करेगी तो मैं बता दूंगा कितना चलेगी। फिजा में मोहल्ले का है। मोहल्लिक है भाई। एक बाजू जो है उसकी रस्सी जो है वो जरदारी साहब के हाथ में है, दूसरे की रस्सी जो है वो उसके KPK वाले के हाथ में थी भाई। एक की रस्सी वजारत खजाना में है, एक की दाखिला रस्सी में। दाखिला में। तो ये एक मोहल्लक हुकूमत तो है। अच्छा नहीं वो जो पुतली तमाशा अच्छा नहीं? हाँ, तो पुतली तमाशे की उम्र कितनी होती है? जब तक पुतलियां रस्सियां न छोड़ दे। लेकिन बाद में तालियां भी पड़ती हैं, ये रोया जाता है। तो रोया तो जाता है, लेकिन वो उस पे तो नहीं रोते जो सामने पुतली। हम भी- पुतली पे तो कोई नहीं रोता हम ना। भी फिजा में मोहल्ले का, हाँ, तो इसलिए एक ब्रेक लेनी है। जरूर। We'll get back after this break. वेलकम बैक। दुरानी साहब, हालात वाक़यात का जायज़ा लेके, पल्स को रीड करके जो पेशेंट को ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं दुरुस्त नज़र आ रही है फ़िलहाल के जो इशारे हैं। दुरानी साहब, होना क्या चाहिए? क्या मुझे आपकी जो गुफ्तगू ब्रेक से पहले उससे तासुर उभरा जैसे आप भी शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुफ्ता नवाज खोखर या मोहम्मद ज़ुबैर की लीग में या उनको अपनी लीग में शामिल कर चुके हैं? इज़ इट ट्रू? जनाब, बात यह है कि इस वक्त असल जो प्रॉब्लम, एक तो मुल्क चल रहा है, मुल्क तकसीम है, मुल्क के इदारे तकसीम हैं, और ये मैं आपको बता दूं, इदारा जाती तकसीम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इदारा जाती भी? जी। दूसरी बात यह है कि सियासी पार्टियां जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही हैं। ये जो मरूसी एक फिफ्टम्स हैं, मरूसी ठिकाने हैं, ये मरूसियत अपने वज़न से खुद क्रैक होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, वो मरूसियत जिसने मियाँ साहब को बाहर बिठा दिया, ये चल नहीं पाएगा। ये निज़ाम जो है, ये इवन यही हाल पीपल्स तो पार्टी का भी है। होना क्या चाहिए अगर आप ऐसी सूरत हाल में? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो एक गिरती हुई दीवारें हैं, एक 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 करके, इन्होंने तो अब गिरना ही है, इनको गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इनके मुकाबले में जो एक दीवार खड़ी हो गई है, वो अवाम की खड़ी हो गई है, जिन्होंने अपने आप को मुत्तहिद कर लिया है। इस वक्त अवाम जो डिमांड कर रहे हैं लीडर्स से, और जो उनका राइट है, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे हक के लिए आप लोग बाहर निकलें। अच्छा, अवाम लीडर्स से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे हक के लिए बाहर निकलें, और अगर लीडर नहीं निकलेंगे तो मैं एक इंतहाई खौफनाक इशारा देना चाहता हूँ कि उस सूरत में मुल्क जो होते हैं वो अनार्की की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि अवाम जब खुद निकलते हैं तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहती, डायरेक्शन नहीं रहती जो मुल्कों की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो पाकिस्तान के लीडर इस वक्त मफाहमत का रास्ता निकालें, और जमहूरियत और सियासी पार्टियां जो हैं वो मरूसियत से निकलते हुए ऐसे इदारे बनाएं जो मुल्क को आगे ले जा सकते हैं और जो जमहूरियत को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और फिर नशिस्त उधार रही, क्योंकि अभी तो काम की गुफ्तगू शुरू हुई थी। ज़रूर एक और नशिस्त आपसे, क्योंकि अभी तो आपने बैकग्राउंड भी है, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कौन से इदारे बने, जमहूरियत क्या कर सकती है, सियासतदान क्या कर सकते हैं, ताकि अवाम की तो शक्ति दुरानी साहब से एक और नशिस्त हमारी उधार रही। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।